हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि हम CCS LTC रूल 1988 की कंप्लीट थ्योरी कर रहे हैं। आज इसका लेक्चर 5th है और इसके पहले हमने इसके 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसके पहले हमने CCS कंडक्ट रूल 1964 को पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है और हमने उसके MCQ सीरीज़ भी आपके लिए प्रोवाइड करा दी है। तो अगर यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको एक बार जाकर देख लीजिए। और हम जल्द ही, जैसे ही हमारा एक्ट एंड होगा, आई थिंक आपका ये जो एक्ट है वो कल एंड हो जाएगा, तो उसके बाद ही हम फिर इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका, उसके हम क्वेश्चंस आपको देना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड होना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको जो हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर के जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हम आज पढ़ रहे हैं यह आपको LDC, UDC, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट और कई सारी जो पोस्ट होती हैं उसमें आपको काम आने वाला है और यह आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे नियम 13, जिसमें आपको प्रतिपूर्ति मतलब रिम्बर्समेंट के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला पॉइंट है, LTC पर कोई दैनिक भत्ता स्वीकार नहीं होगा। मतलब क्या है इसका, कि जो डेली अलाउंस होते हैं, जो दैनिक भत्ता होते हैं, उनको स्वीकार नहीं किया गया है। तो आपको इसको विशेष रूप से याद रखना है कि LTC में आपको जो दैनिक भत्ता होता है उसके लिए प्रतिपूर्ति या रिम्बर्समेंट नहीं दिया जाता है। ठीक है। फिर दूसरी बात इसमें लिखी हुई है, स्थानीय यात्रा पर कोई भी आकस्मिक व्यय और व्यय स्वीकार नहीं होगा। मतलब क्या है, अगर आप लोकल जर्नी पर किसी भी प्रकार का आकस्मिक व्यय, खाने पीने का कुछ भी आप करते हो, तो उसको भी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, रिम्बर्समेंट नहीं किया जाएगा। तो हमने 2 चीज़ देख ली हैं, एक तो दैनिक भत्ता आपका रिम्बर्समेंट नहीं होगा और दूसरा अगर आप लोकल ट्रैवल के लिए हो, लोकल जर्नी के लिए अगर आप हो, तो उसमें अगर आप आकस्मिक व्यय या किसी भी और प्रकार के अगर आप व्यय करते हो तो वो भी आपके स्वीकार्य नहीं होंगे। तीसरा है, ड्यूटी स्टेशन और गृह नगर के बीच यात्रा के लिए किराए दोनों तरीके से सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिपूर्ति मतलब होता है रिम्बर्समेंट की जाएगी। आरक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य है, मतलब जो आपका रिजर्वेशन का जो चार्ज है वो क्या है, आपका प्रतिपूर्ति के लिए क्या है भैया, योग्य है। मतलब रिम्बर्समेंट के लिए क्या है भैया, आपको इसका मिलने वाला है। लेकिन आगे वापसी यात्रा आदि के आरक्षण के लिए जो टेलीग्राम शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है। तो मतलब आपके रिजर्वेशन चार्जेस तो जो होंगे वो आपके रिम्बर्सेबल होंगे, लेकिन जो आपके टेलीग्राम के लिए जो चार्जेस होंगे वो आपके रिम्बर्सेबल के लिए नहीं होंगे। तो समझ आ गया है। तो आपका दैनिक भत्ता स्वीकार नहीं होगा। दूसरा, अगर आप लोकल जर्नी कर रहे हो तो उसमें अगर आप आकस्मिक व्यय और किसी भी प्रकार का व्यय कर रहे हो तो भैया वो भी आपका रिम्बर्सेबल नहीं होगा। और तीसरा हमने क्या देखा है, अगर आप टेलीग्राम जो चार्जेस हैं वो भी आपके रिम्बर्सेबल नहीं होंगे, सिर्फ आपका जो रिजर्वेशन का जो चार्जेस होगा वही होगा आपका रिम्बर्सेबल। समझ आ गया है। अब हम देखते हैं चौथा, परिवार के एक ही विभिन्न तरीकों में लंबे मार्ग से जब ये यात्रा रेल आवास के 2 अलग अलग वर्गों में एक लंबे मार्ग द्वारा की जाती है, कोष्टक में लिखा हुआ है सबसे सस्ता नहीं, तो हकदार वर्ग दर सबसे छोटे सबसे सस्ते मार्ग के अनुरूप अनुपात के लिए स्वीकार्य होगी और ऐसे मार्ग द्वारा शेष माइलेज के लिए निम्न वर्ग दर। मैं पूरा पहले डीप पूरा पढ़ूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। जहां यात्रा परिवहन के विभिन्न साधनों में एक लंबे मार्ग से की जाती है, रेल द्वारा की गई यात्रा के संबंध में, और शेष छोटी दूरी के लिए रेल द्वारा पात्रता या सड़क द्वारा यात्रा के लिए भुगतान किए गए वास्तविक किराए के अनुसार जो भी कम हो प्रतिपूर्ति की जाएगी। सबसे छोटे मार्ग से दूरी के संदर्भ में कवर की गई यात्रा दूरी के प्रत्येक या वास्तविक मोड़ के लिए दावों को अनुपातिक आधार पर काम करना होगा।
मैं आपको एक छोटे डायग्राम से बता रहा हूँ जिससे आपको जो इतनी कठिन लैंग्वेज है वो आपको एकदम सरल लगने लगेगी। तो सपोज आपको याद रखना है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो अपने हेड क्वार्टर से जो विजिट ऑफ प्लेस है वहाँ के लिए वो ट्रैवल करता है, और जिसकी सबसे कम दूरी, मतलब इसमें अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेके चलना है, तो जिससे सही तरीके से उसका रिम्बर्समेंट निकल सके। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना था उसका, हेड क्वार्टर से अगर वो सीधा ट्रैवल करता तो 1000 किलोमीटर था, और वो AC Tier 2 के लिए वो क्या है, एंटाइटल्ड है। लेकिन उसने क्या किया, एंटाइटलमेंट है, लेकिन उसने क्या किया कि वो सीधा ना जाके वो पहले ACT गया और वहाँ से फिर वो होता हुआ फिर अपने विजिट ऑफ प्लेस के लिए गया, जिससे उसका क्या हुआ, जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया। मतलब यहाँ पर उसका 800 किलोमीटर हो गया और यहाँ पर उसका 300 किलोमीटर हो गया। टोटल कितना हो गया, 1100 किलोमीटर हो गया। और उसने यहाँ पे क्या किया, जो 800 किलोमीटर था इसके लिए तो उसने AC Tier 2 से ही ट्रैवल किया, जिसके लिए वो इंटाइटलमेंट था। लेकिन 300 किलोमीटर के लिए उसने क्या किया, जो AC का जो फर्स्ट क्लास होता है, Tier 1 होता है, उससे उसने ट्रैवल किया, जिसके लिए वो पात्र नहीं था, लेकिन फिर भी उसने AC Tier 1 में उसने ट्रैवल किया। और आपको पता है कि हमेशा कम दूरी के लिए आपको रिम्बर्समेंट मिलने वाला है। तो आप बताइए आपको 1100 रुपये के लिए मिलेगा कि 1000 रुपये के लिए मिलेगा। सीधी सी बात है, आपको 1000 रुपये के लिए क्या मिलने वाला है, रिम्बर्समेंट मिलने वाला है। और रिम्बर्समेंट भी आपको सीधा नहीं मिलने वाला है, आपको इसमें प्रोपोर्शनल रिम्बर्समेंट मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है, प्रोपोर्शनल रिम्बर्समेंट आपको इसमें मिलने वाला है। अब प्रोपोर्शनल रिम्बर्समेंट मतलब क्या है, देखो सपोज पहले उसने 800 किलोमीटर के लिए किया क्योंकि वो Tier 2 के लिए था। तो देखो 800 किलोमीटर के लिए उसने यात्रा की है, टोटल कितना था उसका, 1100 था। वैसा देखा जाए तो 1100 था, लेकिन उसको वास्तव में कितने का मिलना है, उसको 1000 किलोमीटर के लिए मिलना है। अगर आप इसको काट पीट के करोगे तो आपका कितना निकल आएगा, 727 किलोमीटर आपका इसका निकल आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें उसने AC Tier 2 से ट्रैवल किया, जिसकी टिकट उसको कितने रुपए की मिली, 2000 रुपये की उसको टिकट मिली। तो 800 किलोमीटर के लिए उसको 2000 रुपये की टिकट मिली है। तो जो 2000 रुपये होंगे उसको आप ऐसे बांटोगे कि वो 727 किलोमीटर के लिए निकल आए। मतलब जो रियल में उसको पैसे मिलने वाले हैं वो 800 किलोमीटर के लिए नहीं मिलने वाले हैं, वो 727 किलोमीटर के लिए उसको पैसे मिलने वाले हैं। समझ आ गया है पहली बात तो, कि उसको 800 किलोमीटर के लिए नहीं मिलेंगे, उसको 727 किलोमीटर के लिए ही प्रतिपूर्ति होने वाली है। पहले वाले केस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब 2000 रुपये नहीं मिलेंगे, 2000 रुपये को ऐसा बांटा जाएगा, क्योंकि 2000 रुपये तो ये 800 किलोमीटर के हिसाब से निकले हैं। 2000 रुपये की जो टिकट है वो 800 किलोमीटर के लिए आई थी, तो 2000 रुपये को ऐसा बांटा जाएगा कि भैया वो 727 किलोमीटर के हिसाब से आ जाए। फिर चाहे आपका 1800 रुपये हो, 1900 रुपये हो, 1950, वो जो निकलेगा वो उसको मिलेगा। अब दूसरी बात हम देखें, दूसरी बात उसने 300 किलोमीटर का भी ट्रैवल किया हुआ है, तो उसको हम यहाँ देख ले रहे हैं। 300 का 1100 डिस्टेंस था, लेकिन जो वास्तविक उसको मिलना था 1000 रुपये मिलने वाला था। अगर आप इसको काट पीट के करोगे तो आपका 273 इसका किलोमीटर निकल आएगा। और इसमें उसने AC Tier 1 में ट्रैवल किया था, जिसकी जो टिकट आई थी वो भी उसकी कितने की आई है, 2000 रुपये की आई है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि उसने AC Tier 1 में ट्रैवल किया तो इसके लिए पात्र था क्या, वो एंटाइटलमेंट था क्या, नहीं था, क्योंकि वो AC Tier 2 के लिए था। AC Tier 2 से कर सकता था या उससे नीचे के लिए कर सकता था। तो मतलब सीधी बात है कि उसको जो 2000 रुपये तो मिलने वाले नहीं हैं, नहीं मिलेंगे। उसके लिए मिलेंगे जो AC Tier 2 में जो एक्चुअल टिकट होगा उसकी प्राइस कितनी है, 1000 रुपये है। आपको मान के चलना है कि AC Tier 2 में अगर वो 300 किलोमीटर के लिए ट्रैवल करता तो उसके लिए 1000 रुपये मिलने वाले थे। कितने मिलने वाले थे, 1000। लेकिन उसको 300 किलोमीटर के लिए 1000 मिलने वाले थे। तो आपको इसको ऐसा बांटना है कि उसने जो एक्चुअल ट्रैवल किया है वो 273 किलोमीटर ही किया है। कितना किया है, 273 ही किया। तो उसको जो 1000 रुपये है वो 300 किलोमीटर के हिसाब से नहीं मिलेंगे, वो उसको 273 किलोमीटर के हिसाब से उसको ऐसा बांट लिया जाएगा कि जिससे उसका जो मनी है वो बराबर बढ़ जाए। तो कहने का मतलब यही था प्रोपोर्शनल में, कि जो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 800 के लिए दे दिया जाएगा, फिर 1000 के लिए आप 200 के लिए दे दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें उसको 727 किलोमीटर के लिए मिलेगा, और अगर वो पात्र है उस श्रेणी के लिए जिससे उसने ट्रैवल किया है तो मिल जाएगा। और जो 300 में, उसके लिए 300 के लिए नहीं मिलने वाला, उसको 273 किलोमीटर के लिए उसको मिलने वाला है। तो समझ, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि वो बोलना क्या चाह रहा था। अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं कि जो अगला इसमें नियम है वो क्या बोलता है। एक मिनट में इसको रेज कर दूं।
अगर आपको समझ नहीं आया हो तो घबराने की बात नहीं है, आप इसको वीडियो को फिर से एक बार देख लेना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं मान रहा हूँ ये कठिन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी आपको एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है। चलिए अगला क्या है, इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा खरीदे गए रेल टिकटों की पसंद के अनुसार वास्तविक रेल किराया एलटीसी के लिए प्रतिपूर्ति योग्य है। मतलब क्या बोल रहा है कि 5 से जो 12 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे होंगे, मतलब 5 साल से ज़्यादा का हो, है ना, 5 साल से ज़्यादा का हो, 5 से 12 वर्ष से कम आयु के, मतलब 5 से ज़्यादा का हो और 12 से कम आयु का हो, तो उसके लिए भी अगर आपने रेल, क्योंकि आपको पता है कि 5 साल से ज़्यादा के बच्चों का रेल का टिकट लगने लगता है, हाफ टिकट लगता है, और 12 साल से के लिए फुल टिकट लगने लगता है, तो हाफ टिकट का भी उसके लिए क्या मिलेगा, वास्तविक जो रेल किराया होगा उसके लिए आपको एलटीसी मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, अगला है रेल यात्रा के संबंध में खान पान शुल्क। मतलब अगर आप रेल यात्रा में अगर आप खाना पीना भी खा रहे हो तो उसके लिए क्या शुल्क है, तो देखते हैं क्या है। यदि सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से खान पान सुविधा का लाभ उठाना पड़ता है और लागत राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के लिए रेल किराए में शामिल होती है, तो लिया गया किराया पात्रता या पात्रता के अनुसार पूरी तरह योग्य होगा। मतलब क्या है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी है, वो राजधानी में ट्रेवल करता है, शताब्दी में करता है और दुरंतो ट्रेनों में करता है ना, और उसके जो रेल किराया है उसमें आपको फूड जो है वो शामिल किया गया है, तो फिर आपके लिए एंटाइटलमेंट हो गए, आप रिम्बर्समेंट हो गए कि आपके लिए जो खाने का जो सुविधा होगी उसके लिए भी आपको रिम्बर्समेंट मिलने वाला है। तो समझ आ गया है। अगला देखते हैं, अगला है इसमें रद्दीकरण और पुनर्निर्धारीकरण शुल्क। अगर मतलब इसका मतलब है कि यदि आप जो टिकट है उसको आप क्या करते हो, कैंसिल करते हो, है ना, तो या फिर आप रीशेड्यूल जो आपका चार्ज है अगर आप करते हो तो उसके लिए क्या है, तो देखते हैं। एलटीसी यात्रा के लिए हवाई ट्रेन टिकटों के कैंसलेशन या रीशेड्यूल चार्ज की जो रिम्बर्समेंट के लिए एक बार की छूट उन लोगों को प्रदान की गई है जिन्होंने 21 मार्च 2020 से 31 पाँचवा महीना क्या होगा 31 मई 2020 के बीच लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए अग्रिम टिकट बुक किया था, लेकिन यात्रा करने में सक्षम नहीं थे। ऐसे मामलों में जहां एयरलाइंस ने रिफंड राशि को क्रेडिट सेल में रखा है, एलटीसी अग्रिम के पुनर्भुगतान की अवधि को 30/11/2021 तक उस समय तक अनुमति दी जा सकती है जब तक कि क्रेडिट सेल में राशि का उपयोग नहीं किया जाता है। जो भी पहले हो, लॉकडाउन अवधि के दौरान निर्धारित एलटीसी यात्रा पर सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए एलटीसी अग्रिम पर कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो इस वाले नियम को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यह लॉकडाउन के टाइम नियम लाया गया था कि जिसमें लॉकडाउन के दौरान अगर किसी ने अपनी एडवांस में टिकट बुक कर ली है और वो यात्रा नहीं कर पाता है तो उसके लिए रिम्बर्समेंट का क्या कैसा प्रोसेस है ना, तो इसको आप छोड़ सकते हो, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम जो अगला देखेंगे उसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें लिखा हुआ है छुट्टी की प्रतिपूर्ति जब सरकारी कर्मचारी अपने दावे को छोड़ने का फैसला करता है। मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिम्बर्समेंट ऑफ लीव व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट डिसाइडेड टू द फॉरगो हिज क्लेम। देखते अंदर क्या है, जहां सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन से जुड़े क्षेत्रों में निजी वाहनों पर यात्रा करते हैं या सरकारी कर्मचारी अपने दावे को छोड़ने का फैसला करता है, जिसके परिणाम स्वरूप की गई यात्रा पर जो शुल्क, इसको आप बोल सकते हो नील दावा होता है, नकदीकरण स्वीकार्य होगा यदि। देखो पहले आपको एक कंडीशन समझना है कि सपोज कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो क्या करता है, वो हेड क्वार्टर से कहाँ पर आता है घूमने के लिए, वो भोपाल आता है, ठीक है, भोपाल आता है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि वो किससे आ रहा है, वो अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहा है, मतलब वो अपने पर्सनल व्हीकल से या प्राइवेट व्हीकल से अपने आ रहा है। वो एक कंडीशन और है, अगर वो चाहता तो वो हेड क्वार्टर सीधा भोपाल बाय ट्रेन या बाय एयर भी आ सकता था, मतलब फुल ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, प्राइवेट व्हीकल से भोपाल आता है, तो इसके लिए क्या उसको रिम्बर्समेंट मिलेगा,
तो यह इसमें हम समझने वाले हैं। या फिर जो अपना LTC वगैरह है ना, तो वो सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें पहला लिखा हुआ है, सरकारी कर्मचारी LTC का अग्रिम लाभ उठाने के लिए अपने इरादे को सूचित करता है और छुट्टी को मंजूरी देता है। दूसरा है, मैं छुट्टी नकदीकरण के लिए एक अनुरोध पहले प्रस्तुत किया गया यात्रा की शुरुआत। और लास्ट है, एक स्वघोषणा प्रस्तुत की जाती है कि उसने वास्तव में यात्रा के घोषित स्थान की यात्रा की और पूरी LTC यात्रा के लिए किराए की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको भी आप ड्रॉप कर दो, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इसको MCQs फॉर्मेट में मैं आपको बता दूंगा और उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको समझा भी दूंगा, क्योंकि आई थिंक आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा ये जो OM आया था ये 29 मार्च 2023 में आया था, है ना, तो ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है। फिर भी मैंने आपके लिए डाल दिया था कि अगर लगेगा तो काम आ जाएगा। हालांकि आप छोड़ सकते हो दोनों के लिए, फिर भी मैं एक काम करूंगा, इसको MCQs में मैं इसको शामिल कर लूँगा जिससे आपका कुछ भी छूटे ना। बाकी जो पहले मैंने बताया वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ना, तो आप उसको ऐसा ड्रॉप नहीं कर सकते हो। अब हम देखने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट्स फॉर इजी सेटलमेंट ऑफ क्लेम। इसमें हम बहुत सारे पॉइंट देखेंगे और आपको सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला क्या है, पहला है LTC यात्रा शुरू करने से पहले छुट्टी के लिए अपना आवेदन जमा करें। मतलब क्या है, अगर आप LTC यात्रा शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक आवेदन देना पड़ेगा कि हम भैया LTC ले रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। दूसरा क्या है, LTC के लिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की जांच करें। पात्रता की जांच करना मतलब क्या है कि अगर आपने आवेदन कि आप किस क्लास के लिए आप एंटाइटल्ड हो, आप AC Tier 1 के लिए हो कि AC Tier 2 के लिए हो, है ना, तो इसकी पहले आपको जांच करना है। फिर इसमें लिखा हुआ एक सेवानिवृत्त मतलब एक रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी LTC का लाभ उठाने के लिए पात्र है, लेकिन वापसी की यात्रा उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले पूरी होनी चाहिए। मतलब क्या है, मतलब यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी है और वो सपोज वो 8/5/2025 को क्या होने वाला है, रिटायर होने वाला है ना, तो वो अपनी यात्रा के लिए तो वो पात्र है LTC के लिए, लेकिन उसको जो अपनी वापसी है, मतलब जो उसको अपनी यात्रा कंप्लीट करना है, उसको 8/5/2025 के पहले करना पड़ेगा, तब जाके वो LTC के लिए क्या होगा, पात्र होगा। समझ आ गया है। तीसरा क्या है, तीसरा है, सारे मैं स्टार बना दे रहा हूं, सारे आपको MCQs की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है ना। तीसरा आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यात्रा केवल आपकी हकदार कक्षा में की जानी चाहिए। मतलब जिसके लिए आप एंटाइटल्ड हो उसमें ही आप ट्रैवल करें। आप अग्रिम 65 डेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप, और मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, 125 दिन यदि यात्रा का है तो यात्रा की वास्तविक तिथि से पहले ट्रेन। मतलब क्या है, अगर आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 65 डेज पहले एडवांस के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। मतलब आपके 65 दिन में के अंदर मतलब एक टाइम लिमिट होता है कि आपको 65 डेज के अंदर ही आपको जो उसका एडवांस है वो मिल जाएगा। यदि अगर आप बाय ट्रेन से करते हो तो आपको 125 डेज के पहले ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। किसके लिए, एडवांस के लिए, है ना। तो आपको जो इसकी टाइम लिमिट है आपको याद रखना है। अगर आप बाय एयर कर रहे हो तो 65 डेज और बाय ट्रेन कर रहे हो तो आपको 125 डेज आवेदन के लिए करना पड़ेगा एडवांस के लिए, है ना। फिर इसमें लिखा है यदि आप अग्रिम आकर्षित करते हैं, यदि मतलब आप एडवांस लेते हो तो आपको अग्रिम निकासी के 10 दिनों के भीतर टिकट तैयार करना होगा। मतलब क्या है कि सपोज जैसे अगर आपने 8/5/2025 को अपने एडवांस को निकाल लिया, आपने मतलब अब पैसे को आपने निकाल लिया है, तो आपको 18/5/2025 तक हर हालत में आपको टिकट क्या कर लेनी है, अपनी बुक कर लेनी है। इसका मतलब यह होता है, मतलब 10 दिन के भीतर ही आपको अपनी क्या करना है, टिकट को बुक कर लेना है। इसमें है बोला गया है, मतलब ड्रॉल कर लेना, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के हकदार हैं और हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं, वे किसी भी एयरलाइन द्वारा यात्रा कर सकते हैं, लेकिन प्रतिपूर्ति हकदार वर्ग या वास्तविक जो भी कम हो के किराए तक सीमित होगी। मतलब क्या है कि जो भी सरकारी कर्मचारी प्लेन बाय एयर के लिए एंटाइटल हो या ना हो, वो किसी भी एयरलाइन से, मैंने बताया था कि आप प्राइवेट से भी आप कर सकते हो, उसके लिए वो क्या है, रिम्बर्समेंट के लिए पात्र है, लेकिन उसको
जो रिम्बर्समेंट होगा वो उसको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग मिलेगा, और जो भी वास्तविक दूरी होगी, मतलब जो भी वास्तविक में जो सबसे कम होगी उसके लिए मिलेगा। तो इसको मैं बहुत अच्छे से आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर इसमें लिखा हुआ है हवाई टिकटों की बुकिंग केवल स्वीकृत ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से ही की जानी चाहिए। तो मैंने आपको 3 ट्रैवल एजेंसियों के नाम बताए थे, उसके आप नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर अगला क्या है, इसमें अगला है वापसी यात्रा पूरी होने के 3 महीने के भीतर अपना दावा जमा करें यदि कोई अग्रिम नहीं लिया जाता, और यात्रा पूरी होने के 1 महीने के भीतर यदि अग्रिम तैयार किया जाता है। मतलब क्या है, यदि अगर आपने एडवांस नहीं लिया है तो आपको जो टिकट वगैरह, जो आपका जो पैसा वगैरह लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको 3 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना दावा जमा करना। और यदि अगर आपने एडवांस लिया हुआ है ना, तो फिर आपको हर हाल में 1 महीने मतलब 30 डेज में ही आपको क्या करना पड़ेगा, आप अग्रिम तैयार करना पड़ेगा। प्रावधान में ढील देकर वित्तीय सलाहकार की सहमति से मंत्रालय और विभाग द्वारा विलंबित दावों को संशोधित किया जा सकता है, ये अलग चीज़ है। तो समझ आ गया, यदि अगर आपने एडवांस नहीं लिया है तो आपको 90 डेज मिलेंगे, 3 महीने मिलेंगे। और यदि क्या बोलते हैं, यदि अगर आपने एडवांस लिया हुआ है तो फिर आपको 30 डेज 1 महीने के अंदर ही आपको अपना जो दावा है वो आपको करना पड़ेगा। फिर इसमें लास्ट लिखा हुआ है कि अवकाश यात्रा योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्तियों में स्थानीय यात्राओं पर हुई आकस्मिक खर्चों व्ययों को शामिल नहीं किया जाएगा। यात्रा खर्चों की प्रतिपूर्ति केवल उसी स्थिति में अनुमेय होगी जब यात्रा बिंदु से बिंदु तक सबसे छोटे सीधे मार्ग पर समेकित टिकट के आधार पर की गई हो। मतलब क्या है, यदि आप ट्रैवल करते हो तो उसमें आपके जो एकदम से जो आपके खर्च होंगे या व्यय होंगे उनको शामिल नहीं किया गया है कि अगर आप सोचो कि भैया उसमें आपका खाने पीने का, रहने का किराया भी शामिल कर लिया जाए, तो वो शामिल नहीं होगा। और आपको प्रतिपूर्ति किसका मिलेगा कि सपोज आपने ए बिंदु से बी बिंदु के लिए आपने ट्रैवल किया है और आपने ऐसा उल्टा सीधा ट्रैवल करके आप पहुंचे हो, तो आपको इसके लिए मान नहीं होगा। जो सबसे कम दूरी होगी उसके सीधा मार्ग होगा, उसके लिए आपको रिम्बर्समेंट मिलने वाला है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या पॉइंट देखे हैं, और सारे पॉइंट आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। समझ आ गया है। चलिए अब हम देखते हैं नियम 14, जिसमें आपके धोखाधड़ी पूर्ण दावों को शामिल किया गया है। मतलब क्या है इसका, तो हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि यह पाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी ने एलटीसी के अंतर्गत झूठा दावा प्रस्तुत किया, जिसमें मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई भैया सरकारी कर्मचारी है वो झूठा दावा कर दे एलटीसी के लिए, तो उसमें क्या क्या शामिल है, कब बोला जाएगा कि हाँ भैया आपने झूठा दावा प्रस्तुत किया हुआ है। तो इसके लिए 3 कंडीशंस आपके लिए दी गई हैं। पहला तो क्या है, यात्रा नहीं की गई हो। दूसरा क्या है, जानबूझकर गलत जानकारी दी गई हो, या फर्जी टिकट बिल प्रस्तुत किए गए हो। तो 3 कंडीशन हैं जिसके तहत माना जाएगा कि भैया आपने धोखाधड़ीपूर्ण आपने दावे एलटीसी के लिए किए हैं। एक तो पहला आपने यात्रा ही नहीं की हो, दूसरा आपने जानबूझकर गलत जानकारी दे दी हो, तीसरा क्या है आपने फर्जी टिकट या बिल प्रस्तुत किए हों। अगर आपने ये सब किया है तो पहला क्या है, कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा क्या है, सरकार को हुई आर्थिक क्षति की वसूली उस कर्मचारी से की जाएगी। मतलब सरकार को जितनी भी आर्थिक क्षति हुई है वो सारी वसूल की जाएगी। और लास्ट क्या है, ऐसे मामलों में एलटीसी की भविष्य की पात्रता पर भी रोक लगाई जा सकती है, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त समझा जाए। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, इसमें किसी भी प्रकार की जेल वेल का प्रावधान नहीं है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एमसीक्यूज में दे देगा कि भैया 1 साल की जेल या 5,000 रुपये का जुर्माना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जितना उसको आर्थिक क्षति हुई है वो वसूल किया जाएगा। और भविष्य में आपको एलटीसी मिलनी है नहीं मिलनी है इस पर भी रोक लगाई जा सकती है, किसके द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा। तो आई थिंक आपको धोखाधड़ीपूर्ण दावे भी समझ आ गए होंगे। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि आपको समझना है। तो एक बार मैं 30 सेकंड के लिए मैं रुका हूँ, आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। 3 तरह की हैं, यात्रा नहीं की हो, जानबूझकर गलत जानकारी दी हो, या फर्जी टिकट दी हो। ठीक है, तो आपको मेन 3 चीज़ आपको याद रखनी है। और आगे क्या आपके साथ हो सकता है, तो 3 कंडीशन दी हुई हैं, तो आपको उसको भी विशेष रूप से आपको याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं अग्रिम की स्वीकृति, मतलब जो आपने एडवांस लिया हुआ है उसकी स्वीकृति और उसका समायोजन हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको एग्जाम की दृष्टि से
होने वाला है। पहला पॉइंट क्या है, किराया का 90% तक ही लिया जा सकता है। मतलब क्या है, आपको 100% रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा, आपको उसका केवल 90% तक ही मिलने वाला है। सॉरी, रिम्बर्समेंट नहीं, एडवांस, मेरे को बोलना था एडवांस। मतलब अगर आपको एडवांस चाहिए है तो आपको 100% नहीं मिलने वाला है। आपको सपोज जैसे अगर कोई 100 रुपये की टिकट है तो उसका आपको सिर्फ 90 रुपये ही मिलेगा एडवांस में। अगर आप सोचो कि हमको 100% ही पूरा एडवांस मिल जाए टिकट का, तो नहीं मिलेगा। समझ आ गया है। यदि अधिकारी द्वारा ली गई छुट्टी या परिवार के सदस्यों की अनुमानित उपस्थिति 90 दिनों से अधिक नहीं है तो अग्रिम यात्रा दोनों के लिए स्वीकार है, अन्यथा केवल बाहरी यात्रा के लिए अग्रिम खींचा जा सकता है। मतलब क्या है कि सपोज यदि कोई परिवार का सदस्य है या स्वयं वो खुद है, उसने छुट्टी ली, एलटीसी ली, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, और अगर उसका 90 दिन से अगर ज़्यादा का हो रहा है ना, पहली कंडीशन तो क्या है, उसको 90 दिन में ही क्या करना, मतलब वापस आने जाने का मिल जाएगा अगर 90 दिन से कम है। अगर कंडीशन ऐसी फंसती है कि भैया वो एक सिटी से बी सिटी में गया और उसको 90 दिन से उसको ज़्यादा का टाइम लग गया, तो उसको सिर्फ बाहरी यात्रा के लिए, मतलब उसको आउटवर्ड जर्नी के लिए ही रिम्बर्समेंट मिलने वाला है, मतलब एडवांस मिलने वाला है। सॉरी, मेरे मुंह से रिम्बर्समेंट निकल रहा है बार बार, एडवांस उसको मिलने वाला है। उसको फिर दोनों तरफ का उसको एडवांस नहीं मिलेगा। समझ आ गया मैंने क्या बोला है? टाइमलाइन चाहिए नहीं आया समझ? देखो मैंने क्या बोला है। पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि जो एडवांस होगा वो सिर्फ किसके लिए मिलने वाला है, तो जो एडवांस होगा वह सिर्फ आपको 90% ही मिलने वाला है, आपको 100% एडवांस का नहीं मिलेगा। दूसरा मैंने क्या बताया है, दूसरा मैंने आपको बताया है कि यदि सरकारी कर्मचारी स्वयं या उसका परिवार का कोई सदस्य है और वो अगर 90 दिन से अधिक का समय नहीं लेता है, मतलब 90 दिन के भीतर भीतर वो अगर वो आ जाता है, तो उसको आने जाने दोनों का उसको एडवांस मिल जाएगा। लेकिन यदि कंडीशन ऐसी होती है कि भैया उसको 90 दिन से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, तो उसमें सिर्फ उसको आउटवर्ड जर्नी के लिए ही एडवांस मिलने वाला है। समझ आ गया है? दूसरा इसमें है कि एलटीसी अग्रिम की निकासी के लिए समय सीमा 125 दिन है, यानी 4 महीने 5 दिन ट्रेन से यात्रा के मामले में। मतलब आपको अगर एडवांस चाहिए है तो आपको मतलब यात्रा शुरू होने के 125 दिन पहले ही आप एडवांस ले सकते हो। अगर इससे ज़्यादा का अगर टाइम या कम टाइम हो रहा है तो फिर आप एडवांस नहीं ले सकते, उसको मैंने आपको पहले बता दिया है। और यदि अगर आप बाय एयर और बाय रोड या बाय वाटर ट्रैवल करते हो तो उसके लिए आपको 65 दिन में ही आपको एडवांस लेना होगा, जर्नी है ना, जर्नी शुरू होने के 65 दिन पहले। तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अधिकारी को अग्रिम निकासी के 10 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को रेलवे टिकट नंबर, पीएनआर नंबर आदि प्रदान करना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आपने एडवांस ले लिया है तो आपको 10 दिन के भीतर जो आपका सक्षम प्राधिकारी है उसको आपकी टिकट दिखानी होगी कि भैया देखो ये टिकट, इसके लिए मैंने एडवांस लिया हुआ है, या पीएनआर नंबर या कुछ भी आपको उसको दिखाना पड़ेगा। फिर क्या है, स्वयं और परिवार के लिए अलग से अग्रिम खींचा जा सकता है। मतलब क्या है, आप स्वयं के लिए अलग एडवांस ले सकते हो और फैमिली के लिए आप अलग से एडवांस ले सकते हो, तो इसको भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। फिर क्या लिखा हुआ है, हवाई यात्रा के लिए हकदार कर्मचारी यात्रा की इच्छित तिथि से कम 30 दिन पहले 3 घंटे के समय स्लॉट के तहत उड़ान के किराए को ट्रैक करते समय उपयुक्त उड़ान और किराए का विवरण रखते हुए एटी, मतलब जो हमने बताया था ना, जो 3 एजेंसियां के संबंधित वेब पेज के प्रिंट आउट के साथ अग्रिम के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है अगर वो हवाई यात्रा के लिए पात्र है तो वो 30 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन जरूरी नहीं है कि आप 30 दिन में ही दो, लेकिन अगर आप 30 दिन में दे दोगे तो अच्छी बात है ना, तो कंपलसरी नहीं है आपको। तो बोला गया कि 30 दिन में आपको जो आपने हवाई यात्रा के लिए जो आपने टिकट बुक की है, जिस भी वेब पेज से की है, हमने आपको 3 बताया था, IRCT, अशोक और एक और मैंने आपके लिए बताया था, तो उसका जो आपको वेब पेज का प्रिंट आउट है आपको वो क्या करना पड़ेगा, आवेदन में देना पड़ेगा, मतलब एडवांस के लिए आपको देना पड़ेगा। ठीक है। फिर लिखा हुआ है जो किसके लिए हमने देखा है, जो पात्र हैं। अब हम देखने वाले हैं जो पात्र नहीं हैं। कर्मचारी जो हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं और हवाई यात्रा करना चाहते हैं
लेकिन विशेष वितरण योजना के तहत नहीं। मतलब जो हमने क्या देखा था, हमने विशेष वितरण मतलब हमने देखा था कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना हो, जम्मू कश्मीर जाना हो, लद्दाख जाना हो, अंडमान जाना हो, है ना, तो उसके तहत नहीं करना उसको। वे रेल बस किराए के संदर्भ में एलटीसी अग्रिम के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि वे विशेष वितरण योजना के तहत हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो वे अपने मुख्यालय से रेल बस किराए के संदर्भ में अग्रिम के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, अमृतसर तक पोस्टिंग के स्थान के साथ साथ हवाई किराया और प्रयुक्त उड़ान और किराया विवरण की अधिकृत यात्रा एजेंसियों के संबंध में वेब पेज का सांकेतिक प्रिंट आउट कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, अमृतसर में संबंधित रेल हेड से पूर्वोत्तर जम्मू के केंद्र शासित प्रदेशों के उत्तर प्रदेश में जमाने भर का ही कुछ लिखा हुआ है, तो आपको लैंग्वेज पर नहीं जाना, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ इसमें क्या लिखा है। देखो, इसको भी हम एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। सपोज कोई सरकारी कर्मचारी है ना, इसमें आपको दो केस दिए हुए हैं। पहला केस तो क्या है कि वो कहाँ जाना चाहता है, नॉर्थ ईस्ट जाना चाहता है विशेष यात्रा के तहत, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और दूसरा है कि वो सिर्फ कहाँ पर जाना चाहता है, कोलकाता जाना चाहता है। लेकिन दोनों वो अपने हेड क्वार्टर से बाय एयर जाना चाहता है ना, बाय एयर जाना चाहता है। देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई सरकारी कर्मचारी है जो हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, दो कंडीशन है। एक तो वो नॉर्थ ईस्ट जाना चाह रहा है बाय एयर से, दूसरा केस क्या है कि वो कोलकाता जाना चाह रहा है बाय एयर से। और वो पात्र किसके लिए है, वो हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं है, तो किसके लिए, वो AC Tier 2 के लिए वो क्या है, पात्र है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर वो विशेष यात्रा के तहत अगर वो घूमने जा रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशंस थी कि पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपने हेड क्वार्टर से कोलकाता तक। अगर उसको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो कोलकाता, गुवाहाटी तक उसको किससे जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो एंटाइटल है ना, कोलकाता के लिए। और फिर कोलकाता से फिर वो कहाँ जा सकता है, बाय एयर जा सकता है। तो सपोज उसका हेड क्वार्टर से कोलकाता का जो AC Tier 2 का किराया है वो कितना है, उसका 800 रुपये है ना। फिर कोलकाता से फिर बाय एयर का नॉर्थ ईस्ट के लिए किराया कितना है, 1500 रुपये है ना। तो उसको ए मिलेगा रिम्बर्समेंट में, ना कि उसको बाय एयर का मिलेगा। समझ आ गया है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह है कि अगर वो हेड क्वार्टर से कोलकाता बाय एयर जा रहा है और बाय एयर का किराया है 5000 रुपये, लेकिन वो पात्र किसके लिए, AC Tier 2 के लिए है, और AC Tier 2 में उसको कितना किराया मिलना है, 2000 रुपये। तो भले ही वो बाय एयर जा रहा है, लेकिन उसको प्रतिपूर्ति कितने, मतलब सॉरी एडवांस कितने के लिए मिलेगा, उसको सिर्फ 2000 रुपये के लिए मिलने वाला है ना। तो ये दोनों चीज़ हमने किसके लिए देखी हैं, एडवांस के लिए ही देखी हैं। तो समझ आ गया है कंडीशन क्या थी। चलिए अब हम देखते हैं क्लेम, कि वो क्लेम कैसे कैसे कर सकता है। तो पहला तो है कि जब अग्रिम लिया जाता है, पहली इसमें है कि वापसी यात्रा की तारीख से 1 महीने के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि नहीं तो बकाया अग्रिम एक मुश्त में वसूल किया जाएगा और दावे को एक के रूप में माना जाएगा। जहां कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं है, इसके अलावा आहरण की तारीख से वसूली की तारीख तक पूरे अग्रिम पर GPF, जी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, GPF ब्याज पर 2% दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा। देखो, इसको भी एक डायग्राम से देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसने क्या किया है, उसने LTC के तहत उसने यात्रा की है। और हमने इसमें क्या देखा हुआ है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर वो एडवांस लेता है तो उसको 1 महीने के अंदर अपना क्लेम करना होता है, और यदि उसने एडवांस नहीं लिया है तो उसको 90 दिन, 3 महीने के अंदर क्लेम करना होता है। ठीक है, तो उसने कोई सरकारी कर्मचारी है, उसने यात्रा की और उसकी जो रिटर्न, मतलब उसकी जो LTC थी कब की वापस आने की, वो 15/1/2025 की है ना। तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, अपना जो एडवांस का जो उसने लिया हुआ है उसका क्लेम करना है। तो मतलब उसको 14/2/25 तक उसको क्लेम करना है। अगर यदि वो 14 फरवरी तक अगर वो क्लेम नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने एडवांस लिया ही नहीं। क्या माना जाएगा, उसने एडवांस लिया ही नहीं, है ना। क्या माना जाएगा, उसने एडवांस लिया ही नहीं। लेकिन उसने एडवांस था उसमें उसने 20,000 रुपये लिए थे। कितने लिए थे, 20,000 रुपये लिए थे। तो क्या फिर कैसे वसूल किया जाएगा। तो पहली बात तो एक मुश्त राशि, मतलब सीधे सीधे 20,000 रुपये उससे लिए जाएंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा उस पर 2%
जो हमने अभी देखा है GPF ब्याज, वो उस पर लिया जाएगा। अब आप इसको पढ़ लेना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर क्या है, कब निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया गया दावा लेकिन उपयोग नहीं किया गया, अग्रिम का हिस्सा वापस नहीं लिया जाता, उस राशि पर आहरण की तारीख से वसूली की तारीख तक ब्याज प्रभार्य है। फिर है, जब अग्रिम का एक हिस्सा सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से परे वास्तविक कारणों के कारण अधिक आहरण हो जाता है तो प्रशासनिक प्राधिकरण यदि संतुष्ट है ब्याज के प्रभार को छूट दे सकता है। देखो, अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि आपके मन में प्रश्न भी आना चाहिए कि जो GPF ब्याज लग रहा है 2% का, ये कब से लगेगा? तो यह उस तारीख से लगेगा जिस तारीख से उसने एडवांस लिया है। मतलब कैसा एडवांस, कि इसने 30/1/2025 को उसने क्या किया, एडवांस के लिए आवेदन किया है ना, और 15/1/2025 को वो घूम के आ गया। ठीक है, तो जो उसका 2% का ब्याज लगेगा वो 30/1/2025 से लगेगा, जब तक कि वो चुका नहीं देता, है ना, कंप्लीट नहीं कर देता। सपोज अगर उसने कंप्लीट कब किया है, 30/1/25 से तो उसका लगना शुरू होगा, है ना, और उसने 30/4/2025 तक उसको कंप्लीट किया हुआ है, तो 4 महीने तक उस पर क्या लगता रहेगा, 2% GPF ब्याज लगेगा। समझ आ गया है? तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो GPF जो ब्याज है वो कब से लगना शुरू होगा, तो जिस तारीख से उसने एडवांस लिया है। कब तक लगेगा, जब तक कि वो पूरा रिकवरी ना हो जाए। समझ आ गया है इतना? यही इसमें बोला गया है। तो आप इसको पढ़ लोगे तो आपको ये लाइन पूरी समझ आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि इस लाइन में क्या है। तो इस लाइन में है कि कोई सरकारी कर्मचारी है, हमने देखा था कि उसने 20,000 रुपये लिए हैं, है ना, तो 20,000 में से सिर्फ उसने 18,000 रुपये का ही यूटिलाइज किया हुआ है ना, और उसने 18,000 रुपये का क्या किया, उसने यूटिलाइज किया है, और 1 महीने के अंदर अंदर उसने क्या कर दिया, उसका क्लेम भी कर लिया है। ठीक है, अब बचे 2,000 रुपये बच रहे हैं, उसने 2,000 रुपये का क्या किया, उसका उसने कुछ भी क्लेम नहीं किया। तो जो 2,000 रुपये हैं उस पर अब उसका ब्याज लगेगा। कब से लगेगा, जिस तारीख से उसने एडवांस को क्लेम किया था, और जब तक उसकी पूरी रिकवरी नहीं हो जाती है उस तारीख तक उस पर 2% सेम रहेगा, चाहे आपका 10,000 हो, चाहे आपका 1,000 हो, चाहे आपका 200 रुपये हो, है ना, तो 2% की ब्याज दर से ही उस पर लगने वाला है। समझ आ गया है? चलिए अगला क्या है, जब कोई अग्रिम नहीं लिया जाता तो वापसी यात्रा के पूरा होने के 3 महीने के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा दावा जब्त कर लिया जाएगा। तो मतलब क्या है कि हमने देखा था, अगर एडवांस नहीं लिया तो भैया आपको 3 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, अपना दावा प्रस्तुत करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका जो क्या बोलते हैं, जो क्लेम था वो क्या माना जाएगा, वो कि आपने धोखाधड़ी से किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक नोट है कि नोडल मंत्रालय से संशोधित आदेशों का इंतजार TFR 2017 के नियम 292 के आधार पर समय सीमा में 60 दिनों के परिवर्तन के लिए, है ना, तो इसको अगर आपको याद रखना है तो आप रख लीजिए, नहीं रखना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। अब इसमें रिलैक्सेशन, तो इसमें क्या है, मंत्रालय और विभाग की सहमति से वित्तीय सलाहकार शर्तों के अधीन समय सीमा में ढील दे सकते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर मंत्रालय चाहे, विभाग चाहे, तो जो 3 महीने का देखा था हमने, 1 महीने का देखा था, इसमें वो ढील दे सकता है समय शर्तों के अनुसार, है ना, तो ये बात अलग है। इतना समझ आ गया है आपको कि क्या क्या हमने एडवांस कैसे क्लेम करना है, एडवांस कैसे मिलेगा, कितना % है, क्या कैसा है। धोखाधड़ी भी आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि धोखाधड़ी पूर्ण दावे क्या हैं, क्या नहीं है। तो अब हमको क्या देखना है, नियम 16 हमको देखना है। तो आगे का अब हम इस रूल का जो लास्ट लेक्चर होने वाला है कल, उसमें हम देखेंगे। कल आई थिंक आपकी क्लास 15 से 20 मिनट की ही बहुत छोटी क्लास होने वाली है, तो उसमें हम देख लेंगे। बाकी जितना जो महत्वपूर्ण टॉपिक था हमने सारा एंड कर लिया है। कल छोटे मोटे टॉपिक्स बचेंगे तो उनको हम कर लेंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।